जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। देखिए दोस्तों, हम इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और इंडियन जियोग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन क्लाइमेट यानी कि भारतीय जलवायु। तो दोस्तों, जो हम भारतीय जलवायु पढ़ रहे हैं उसका अगला ही लेक्चर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए, हम भारत में वर्षा की शाखाओं के बारे में ठीक तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चक्रवात यानी कि साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन सा साइक्लोन? ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। थोड़ा सा आपको समझा देंगे कि चक्रवात जो होते हैं दोस्तों, वो दो तरह के होते हैं। चक्रवात कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और दूसरे होते हैं टेम्परेट चक्रवात, जिनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक बार यदि आपने यहां से कंप्लीट कर लिया तो फिर किसी और बुक से या किसी और वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ऐसी कोशिश करेंगे, चाहे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर स्टेट PCS या फिर UPSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो यहाँ पर बताएंगे इतना डिटेल से दोस्तों बता देंगे कि आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पहली बात तो समझिए क्या कहलाते हैं, इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये दोस्तों पृथ्वी है। एक हम छोटा सा गोला बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। तो आपको पता है कि सबसे मध्य में यहां पर होती है विषुवत रेखा 0 डिग्री। ठीक, यहां पर होती है विषुवत रेखा, और इसके ऊपर होती है आपकी कर्क रेखा, और इसके नीचे होती है आपकी मकर रेखा। ठीक, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है आपकी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है आपकी मकर रेखा। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, यहां से लेकर यहां तक इतना वाला ये क्षेत्र दोस्तों, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। इस कारण दोस्तों ये हमेशा गर्म रहता है। इस कारण क्या रहता है? ये हमेशा गर्म रहता है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर गर्मी होने के कारण यहाँ पर जो चक्रवात आती है ना, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी वाले क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज समझिए, देखिए ये जो गर्म क्षेत्र है, इतनी ये बेल्ट, ये कहलाई आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे, ऊपर और नीचे सेम रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये वाला क्षेत्र कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, शीत और उष्ण दोनों को मिलाकर बनता है शीतोष्ण। तो ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ये है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब शीतोष्ण मतलब यहाँ पर थोड़ा गर्मी भी होगी और ठंडी भी होगी, इस तरह की जलवायु रहेगी, शीतोष्ण जलवायु रहेगी। और इसके ऊपर जो ये क्षेत्र आएगा दोस्तों, ये वाला, ये शीत कटिबंध आएगा। शीत मतलब ये एकदम ठंड वाला क्षेत्र आता है, मतलब इसको अगर हम देखें तो ये पूरा शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, ये वाला पूरा। ठीक, ये पूरा शीत कटिबंध में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर शीत कटिबंध को भी दो भागों में लोग बांट देते हैं, जैसे टुंड्रा और टैगा। ठीक, तो इस तरह से इसका विभाजन किया जाता है। तो सबसे मध्य में कौन रहता है? विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर उसके ऊपर कौन सा क्षेत्र आएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और फिर उसके ऊपर कौन सा आएगा? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत मतलब बिल्कुल एकदम ठंड रहती है यहाँ पर। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय का मतलब हुआ कि ये वाले क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इन वाले चक्रवातों को हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय। देखिए दोस्तों, ये कर्क रेखा है ना, ये मकर रेखा है। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के यहां से गुजरती है। इसका मतलब ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, जितना ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होंगे, उन चक्रवातों को क्या बोलेंगे दोस्तों? इन दोनों सागरों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बात समझ में? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? ऐसे चक्रवात जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य में उत्पन्न होते हैं, उनको बोलते हैं आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम पढ़ रहे हैं, तो भारत में कैसे उत्पन्न होते हैं, उसका रीजन क्या होता है चक्रवात उत्पन्न होने का।
तो देखिए आपको पता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकते हैं, ये हम पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं सीधी, फिर इसके बाद सूर्य सीधे धीरे धीरे दक्षिण की ओर जाने लगता है, जिस कारण से भारत में ठंड पड़ने लगती है, ठंडी का महीना आ जाता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर तक क्या होता है कि सूरज की जो किरणें होती हैं पूरी तरह से, मतलब ITCZ जो क्षेत्र होता है, ITCZ ये हम बता चुके हैं आपको पिछले वाले वीडियो में। ITCZ क्या होता है, ये पूरा ITCZ का क्षेत्र नीचे की ओर चला जाता है, ठीक। अब ये धीरे धीरे जाने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि 22 मार्च को, ठीक है, 22 सितंबर को, क्योंकि 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3 महीने बाद यहाँ पर 22 सितंबर के दिन जो सूर्य की सीधी किरणें होती हैं वो आ जाती हैं यहाँ पर विषुवत रेखा में, यानी कि ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र है ना, तो कर्क रेखा पूरा निकल जाता है। विषुवत रेखा जो यहाँ पर 0 डिग्री है, भारत से दूर है, ठीक है, भारत एकदम दक्षिण में, देखेंगे मैप बड़ा होगा दोस्तों तो आप उसमें देख सकते हैं, तो यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास सूर्य की किरणें पहुंच जाती है, इस कारण से भारत में तो ठंडी पड़ने लगती है। हमने अब आपको पहले बता दिया है कि जो पानी होता है ना दोस्तों, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। इसलिए जब 21 जून को यहाँ पर सूर्य की किरणें गर्म यहाँ पर पड़ रही थी, तब ये पानी गर्म हो रहा था। अब सूर्य फिर से यहाँ पर आया तो ITCZ फिर से यहीं से गुजरेगा, तो 22 सितंबर तक क्या होता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पानी बिल्कुल तरह से गर्म हो चुका होता है। और दोस्तों ये जो गर्म पानी है ना, जो गर्म पानी है, यही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का कारण होता है दोस्तों। अगर समुद्र गर्म नहीं है तो इसका मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यदि समुद्र का पानी गर्म नहीं है ना, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए 27 डिग्री सेल्सियस से तो तापमान अधिक ही होना चाहिए, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगली चीज, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है, मतलब गर्मी बढ़ गई। अब देखिए हमने आपको पहले बताया है कि जिस स्थान की गर्मी बढ़ जाती है तो वहां की हवा उड़ करके ऊपर चली जाती है। क्या होता है, जिस स्थान में गर्मी बढ़ जाती है तो वहां की हवाएं उड़ करके ऊपर चली जाती हैं। तो बताइए, जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, अरब सागर में भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक चक्रवात की हम आपको विशेषता बताएं, जो चक्रवात होते हैं दोस्तों, वो हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हैं और पश्चिम की ओर गति करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चक्रवात यहाँ पर उत्पन्न हुआ, जैसे कोई चक्रवात यहाँ पर उत्पन्न हुआ, तो अब पूरब की ओर गति करेगा, पश्चिम की ओर, ठीक है। महाद्वीप का तो पूर्वी तट है ना, ये पूर्व वाला तट है, लेकिन चक्रवात उत्पन्न होकर के कहां को जाएगा, ये पश्चिम की ओर जाएगा। इसलिए बंगाल की खाड़ी में जो दोस्तों चक्रवात उत्पन्न होते हैं, यहां पर याद रखना, जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं वो हमेशा उड़ीसा तट, आंध्र प्रदेश तट, तमिलनाडु तट को प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं, क्योंकि देखिए चक्रवात चाहे यहां उत्पन्न हो चाहे यहां उत्पन्न हो, कहीं पर भी उत्पन्न हो, चक्रवात की एक खास विशेषता होती है दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, कि जहां पर उत्पन्न होते हैं वहां से अपने पश्चिम की ओर गतिशील हो जाते हैं। कहां की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। तो देखिए यहां उत्पन्न हुआ तो यहां की ओर जाएगा, तो जैसे ही यह तट के समीप आता है तो तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाता है, और जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर नुकसान हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायद्वीपीय भागों में, यानी कि महाद्वीपीय भागों में प्रवेश करता है ना, तट में प्रवेश करता है, स्थलीय भागों में प्रवेश करता है, ऐसे बोले इसको, तो वो समाप्त हो जाता है। यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो तभी जिंदा रह पाएगा जब तक कि वो पानी में रहेगा। यदि वो स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। हालांकि किनारे वाले इलाकों पर तबाही मचा देता है ये, जिसके कारण से रेड अलर्ट वगैरह जारी किए जाते हैं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, लोगों को राहत पैकेज सरकार देती है, ठीक। इस तरह से जो मछुआरे होते हैं उनको भी पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, उनको हटा लिया जाता है। जैसे ही कोई अलर्ट आता है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोई आने वाला है, चक्रवात के अलग अलग नाम होते हैं, नामकरण अभी पढ़ाएंगे हम आपको, चक्रवात के नामकरण किस तरह से रखे जाती हैं, ठीक है। तो WMO इसके नामकरण रखता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक। तो इस तरह से देखिए, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगा, ITCZ दक्षिण की ओर जाने लगा, 22 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमका। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद यहाँ का पानी हो गया गर्म, तो यहाँ का पानी गर्म हुआ तो यहाँ की हवाएं उड़ करके ऊपर जाने लगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ा ना, तो हवा उड़ करके ऊपर जाने लगी। तो जो हवा यहाँ की उड़ के ऊपर चली गई, वो हवा का स्थान तो खाली हो गया ना दोस्तों, वो हवा का स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। अब जैसे ही वो हवा का स्थान खाली हो जाएगा तो चारों तरफ से हवाएं उस खाली स्थान को भरने के लिए दौड़ेंगी।
इसको हम यहाँ पर बताएं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गर्मी हो गई, तो गर्मी के कारण यहाँ की हवा ऊपर उड़ गई, तो हवा ऊपर उड़ी तो ये स्थान खाली हो गया, मतलब कि प्रेशर लो हो गया, लो प्रेशर उत्पन्न हो गया, ठीक। जब हवा जहां की उड़ जाएगी ऊपर तो वहां पर लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ की हवा उड़ गई, देखिए लो प्रेशर उत्पन्न हो गया यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। अब लो प्रेशर उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर तो हाई प्रेशर है ना, ये लिखा है हाई प्रेशर, यहाँ पर ज्यादा हवाएं हैं, तो ये हवाएं ठंडी हैं, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, इस कारण से यहाँ की हवा उड़ गई, ठीक। तो ये जो भारी हवा है ना, यहाँ पर ज्यादा हवा है, ये हवा इस स्थान को भरने के लिए दौड़ेगी, क्या होगा, ये वाली हवाएं इस स्थान को भरने के लिए दौड़ेगी, क्योंकि यहाँ का स्थान खाली हो जाता है, हवा गर्म होकर के उड़ जाती है, ठीक, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी है। बात समझ में आई। तो जैसे ही ये हवाएं यहाँ पर जाती हैं, देखिए जैसे ही ये हवा ऐसे जाएगी ना हवा, जैसे यहाँ की कोई हवा है तो उसको केंद्र में जाना है, मान लीजिए कि ये पूरा चक्रवात है इतना, ठीक है, और ये चक्रवात का केंद्र है, ठीक, ये पूरा चक्रवात है और ये चक्रवात का केंद्र है, मतलब एक केंद्र बिंदु है चक्रवात का, बिल्कुल मध्य वाला पॉइंट, ठीक है। तो जो चक्रवात का मध्य वाला पॉइंट होता है ना दोस्तों, वहां पर हमेशा लो प्रेशर रहता है और जो चारों तरफ के भागों में हाई प्रेशर रहता है। जब ऐसी कंडीशन होगी दोस्तों, लो प्रेशर बीच में रहेगा और हाई प्रेशर चारों तरफ रहेगा, तब ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो पाएंगे, ठीक। तो सिचुएशन बंगाल की खाड़ी अरब सागर में इस तरह से बन जाती है कि यहाँ पर एक जगह लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा तो चारों तरफ से हवाएं दौड़ने लगेंगी, ठीक। अब ये हवा जा रही है इस तरह से, ये सीधे ये, ठीक, इस तरह से जा रही हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक नियम काम करता है फेरल का। किसका नियम, फेरल का नियम है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये नियम दोस्तों हमेशा काम देगा। फेरल का नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में, अब देखिए पृथ्वी में दो गोलार्ध हैं, विषुवत रेखा की ऊपर वाला भाग है ना, जो ये ऊपर वाला, ये उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए भारत तो कर्क रेखा के वाले क्षेत्र में स्थित है ना, तो भारत यहाँ पर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए फेरल का ये वाला नियम लागू होगा, दाहिनी ओर मुड़ेगी हवाएं, ठीक। तो अब देखिए जैसे ये हवा है, इसको जाना तो है केंद्र में, है ना, जाना तो है केंद्र में, लेकिन ये हवा सीधे नहीं जाएगी। फेरल के नियम के अनुसार ये हवा अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। हवा का दाहिना ये हुआ ना, जो हमारा दाहिना होता है वही दोस्तों हवा का भी दाहिना होता है। तो हवा ऐसे जा रही है तो हवा का दाहिना किस तरफ होगा, इस तरफ। तो हवा ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे मुड़ करके जाएगी, ठीक। जाना तो हवा को सीधे चाहिए, लेकिन फेरल का नियम उत्तरी गोलार्ध में लागू होता है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, इसलिए हवा जो होती है इस तरफ मुड़कर जाएगी। अब जैसे इस हवा को सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार दाहिने मुड़ जाएगी इस तरह से, तो ये इस तरह से, ठीक। अब इसको ऐसे जाना चाहिए सीधे, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक। इसको मिटाते जाते हैं अपन, इसको सीधे जाना चाहिए तो ये भी ऐसे मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब इसको भी मिटा देते हैं, ये सारी हवाएं दाहिनी ओर मुड़ेंगी इस तरह से, ठीक। ये हवाएं ऐसे मुड़ जाएंगी। तो अब आप लोग देख रहे होंगे इसकी दिशा, ये चक्रवात की दोस्तों दिशा बन जाती है, यहाँ पर चक्रवात की दिशा बन जाती है। कैसे बन रही, देखिए ये हवा ऐसे जा रही है, मतलब इस तरह से घूम रही है हवा, इस तरह से घूम रही है हवा, इस तरह से घूम रही है। अब देखिए यदि यहाँ पर हम घड़ी बना दें, इसको यहाँ पर 12 लिख दें, यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर 11 लिख दें, यहाँ पर 10 लिख दें, तो देखिए ये जो हवा है ना, घड़ी तो ऐसे चलती है, घड़ी की सुइयां इस तरह से घूमती हैं, लेकिन हवा इस तरह से घूम रही है ना, हवा ऐसे जा रही है इधर की ओर, तो घड़ी की दिशा के विपरीत चल रही है ना ये हवाएं, घड़ी की दिशा के विपरीत चल रही है ना। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं उनकी दिशा कैसी होती है, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। बात समझ में आई। उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा कैसी होती है, एंटी क्लॉक होती है। कैसी होती है, एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत। यदि दोस्तों यही चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में आता ना, तो ये वाला नियम काम करता, तो हवा ऐसे नहीं मुड़ती, फिर हवा ऐसे मुड़ती। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा यानी कि चक्रवात की दिशा क्या होती है, घूमने की दिशा, तो क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्लॉकवाइज होती है और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। बात समझ में आई इतनी, इस तरह से। अब देखिए ये बात समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा के कुछ और बातें आपके लिए लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमने चक्रवात का केंद्र बनाया था और ये चक्रवात का पूरा क्षेत्रफल, ठीक, ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
अब देखिए ये वही वाला चित्र बनाया है, यहाँ पर हमने चक्रवात की दिशा बताई है। यहाँ पर है लो प्रेशर है, यहाँ पर है हाई प्रेशर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही कोई हवा है, जैसे उसको यहां से इधर जाना है, ठीक, तो हवा तो जा रही है मुड़ करके, हवा मुड़ करके जा रही है, जैसे कि यहाँ पर बताया फेरल के नियम के अनुसार हवा अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत में यही वाला नियम लागू होगा। भारत में जब भी चक्रवात आएगा दोस्तों तो उसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। भारत में जब भी चक्रवात आएगा उसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जितने भी देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं वहां पर जो भी चक्रवात आएंगे उनकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उनकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये हवा इस तरह से यहां पर पहुंची, ठीक, ये हवा इस तरह से यहां पर पहुंची, तो इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ही हवा गई ना तो यहाँ पर तो तापमान बहुत ज्यादा है ना दोस्तों, यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है। इस कारण हवा यहां तक जाते जाते ही यहां से गर्म होना चालू हो जाती है। यही हवा देखिए, यही हवा यहाँ पर ठंडी है, यहाँ पर जाएगी तो थोड़ा गर्म हो जाएगी, यहाँ पर जाएगी और ज्यादा गर्म हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ी और, जैसे ही इस सीमा में पहुंचेगी तो हवा गर्म हो जाएगी, इसलिए बीच तक तो पहुंच नहीं पाएगी, इस केंद्र के अंदर हवा जा ही नहीं पाती है, यहीं से गर्म होकर के उड़ जाती है। क्योंकि जब भी कभी हवा गर्म होती है ना तो सीधे ऊपर उड़ जाती है। तो हवा यहां तक जाते जाते, देखिए हवा जब यहां से चली तो ठंडी थी, लेकिन यहां तक जाते जाते बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि केंद्र में तापमान अधिक रहता है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक, 27 डिग्री या उससे अधिक थोड़ा सा, ठीक। तो यहां तक हवा जाती जाते गर्म हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हवा फिर यहां नहीं जा पाती, सीधे ऊपर उड़ जाती है। हवा यहां से चली, यहां तक आई और सीधे ऊपर उड़ गई, यहां से चली हवा, यहां तक आई, ऊपर उड़ गई, यहां से चली हवा, यहां तक आई, सीधे ऊपर उड़ गई। तो ये बीच वाले क्षेत्र में तो हवा जा ही नहीं पाती है, ठीक, इस बीच वाले क्षेत्र में हवा जा ही नहीं पाती है। इस कारण से ये लो प्रेशर बना रहता है। इस कारण से क्या होता है, ये लो प्रेशर बना रहता है। हवा सीधे यहां से गई, यहां तक पहुंची, गर्म हो गई इतने में, जाते जाते रास्ते में, और ऊपर उड़ गई। तो ये दोस्तों जो बीच वाला क्षेत्र होता है ना, ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं चक्रवात की आंख। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चक्रवात की आंख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चक्रवात की आंख में कोई हवा प्रवेश नहीं कर पाती है। क्या हुआ इसका मतलब, चक्रवात की आंख में कोई भी हवा प्रवेश नहीं कर पाती है। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख के अंदर मौसम कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि मौसम एकदम साफ होता है, क्योंकि यहाँ तो कोई हवा जा ही नहीं पाती है। देखिए बहुत बड़ा जैसे चक्रवात है, इतना बड़ा चक्रवात है ना, बहुत बड़ा, यहाँ पर छोटा बना रहे हैं, ये चक्रवात की आंख है। तो आंख के ऊपर देखेंगे ना, जैसे चारों तरफ चल रहा है और उस चारों तरफ में केंद्र के ऊपर देखेंगे एकदम आसमान साफ दिखाई देगा। और इसका दोस्तों अगर हम पूरा इसका व्यास देखें ना, चक्रवात की आंख का व्यास, इसकी चौड़ाई इस तरह से पूरा व्यास, तो इसका व्यास होता है 25 से 30 हजार, 25 से 30 हजार नहीं, 25 से 30 किलोमीटर तक होता है दोस्तों इसका व्यास। 25 से 30 किलोमीटर तक इसका व्यास होता है दोस्तों। अब सोचिए पूरे चक्रवात का व्यास कितना होगा, इस पूरे चक्रवात का व्यास होता है 500 से 600 किलोमीटर तक। पूरे चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर और चक्रवात की आंख का व्यास होता है 25 से 30 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर हम बताएं, अगर इस एरिया में कोई व्यक्ति खड़ा है, इस एरिया में कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, तो उसको पता नहीं चलेगा कि चक्रवात आ रहा है, क्योंकि हवाएं तो चारों तरफ तबाही इस एरिया में मचा रही है, इस वाले इतने क्षेत्र में हवाएं, इतने क्षेत्र में, इसके अंदर हवा जा ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पर खड़े व्यक्ति को चक्रवात का एहसास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होगा ना वो एकदम टूट जाएगा, उड़ जाएगा। बात समझ में आई। चक्रवात के आंख के ऊपर आसमान एकदम साफ रहता है, कोई बारिश नहीं होती है, जबकि सबसे ज्यादा तबाही इस क्षेत्र में तबाही होती है। इतनी बात समझ में आई। तो इसलिए अब देखो हम एक चित्र और आपको बना रहे हैं, एक चित्र और बना रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। ये मान लीजिए कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है, इसको हम क्षैतिज बना रहे हैं, विषुवत रेखा को क्षैतिज, ठीक है। हम उस तरह से नहीं बनाएंगे, जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी है ना, इसको हम एक पट्टी के रूप में दर्शाएंगे। मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका साउथ गोलार्ध है, और ये है आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है, और ये है आपकी कर्क रेखा, और ये है आपकी मकर रेखा, ठीक। हमने उस तरह से पृथ्वी में ऐसे बनाते थे, इस तरह से 0 डिग्री विषुवत, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, हमने ऐसे बना दिया है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये मध्य वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखा क्षेत्र है, ठीक है। ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने सीधा लंबा डंडे की तरह बना दिया है। अब देखिए कि विषुवत रेखा में तो आपको पता है ना कि तापमान ज्यादा रहता है हमेशा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। तो हवा जैसे यहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है तो यहाँ की हवा उड़ जाती है ऊपर, यहाँ की हवा ऊपर उड़ जाती है।
तो यहाँ की हवा ऊपर उड़ जाएगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर उत्पन्न रहेगा, हमेशा विषुवत रेखा के आसपास लो प्रेशर रहेगा। लो प्रेशर रहेगा तो चारों तरफ की हवा इधर की ओर आएंगी ना, विषुवत रेखा की ओर आएंगी। जैसे ये हवा कोई जाती है तो यहाँ तक जाते जाते गर्म हो जाती है, तो ऊपर ही उड़ जाती है। जैसे चक्रवात में हमने बताया कि कोई हवा यहाँ से यहाँ तक आई और गर्म होकर ऊपर उड़ गई। इसी तरह से विषुवत रेखा में होता है कि जैसे ही कोई हवा विषुवत रेखा के पास जाने की कोशिश करती है तो उसके दूर से ही वो काफी गर्म हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। यहाँ से भी जो हवा आएगी वो ऊपर आएगी, गर्म हो जाएगी, उड़ जाएगी ऊपर, गर्म होकर के ऊपर उड़ जाएगी, ठीक, ऊपर उड़ जाएगी। इस तरह से ये हवाएं ऐसी चलती रहती हैं। यहाँ देखिए इस क्षेत्र में तो कोई हवा जा नहीं पाई, इस क्षेत्र में कोई हवा जा नहीं पाई। यही बात होती है चक्रवात के केंद्र में। ये जो दोस्तों ये खाली क्षेत्र होता है ना, शांत क्षेत्र, एकदम इतना ये जो क्षेत्र है ये शांत क्षेत्र, ये शांत क्षेत्र को बोलते हैं डोलड्रम। डोलड्रम आपको समझ में आया डोलड्रम क्या कहलाता है? जो शांत क्षेत्र होता है विषुवत रेखा के पास का, विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, नॉर्थ अक्षांश तक, और 5 डिग्री साउथ अक्षांश तक, ठीक, ये वाला क्षेत्र इतना, यहां से हवा अंदर नहीं जा पाती हैं और ऊपर उड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र एकदम शांत क्षेत्र कहलाता है, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। पृथ्वी में अगर बनाकर दिखाएं हम तो ये पृथ्वी है, इसके 5 डिग्री यहाँ पर और 5 डिग्री यहाँ पर, ये पूरा क्षेत्र शांत क्षेत्र कहलाएगा आपका डोलड्रम। ये कर्क मकर नहीं बनाई है हमने, यहाँ पर ध्यान देना, आप मैप लेकर देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये डोलड्रम कहलाता है, ये जो शांत क्षेत्र होता है, ठीक। अब देखिए आपको चक्रवात की उत्पत्ति तो पता चल गई होगी ना, कि चक्रवात की उत्पत्ति के लिए जरूरी है कि वहां का तापमान कम हो जाए, किसी एक स्थान का तापमान कम हो जाए, तो उस कम तापमान के कारण वहां की हवा उड़ जाएगी और चारों तरफ की हवाएं उस स्थान को भरने के लिए आएंगी। तो हवा जब केंद्र की ओर आएंगी, दौड़ेंगी, तो वो फेरल के नियम के अनुसार दाहिने ओर मुड़ जाएंगी। इस कारण से एक चक्करदार हवाएं चलने लगेंगी और यही चक्करदार हवाएं दोस्तों क्या है? चक्रवात कहलाती हैं। चक्रवात क्या है? चक्करदार चलने वाली हवाओं को चक्रवात कहती हैं। अब देखिए क्योंकि ये हवाएं महासागर में चल रही हैं, मतलब सागरीय क्षेत्रों में, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, तो इन हवा के साथ साथ में पानी भी तो होगा ना। तो पानी जो होता है इसके कारण से पानी भी बरसता है और तेज आंधी भी आती है, मतलब इस तरह की भयानक तूफान आता है एक प्रकार का, इसी को बोलते हैं हम लोग चक्रवात आ गया, ठीक। उसमें बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, एकदम तीव्र गति से बारिश होती है, बहुत तीव्र गति से तूफान आते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, सब लोगों के घर उड़ जाते हैं, इस तरह से ये हवाएं चलती हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ फैक्चुअल चीजें आपको बताएंगे, ठीक है, जो आपको याद करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिख ही दे रहे हैं, देखिए चक्रवात उत्पन्न होने के लिए जो सबसे अच्छी दशाएं हैं वो कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी परिस्थितियां हों कि चक्रवात उत्पन्न हो जाए। तो देखिए सबसे पहला नंबर है चक्रवात उत्पन्न होने की परिस्थितियां। सबसे पहला नंबर तो हमने बताया कि पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तभी पानी चक्रवात उत्पन्न होगा। दूसरा विशेषता है चक्रवात की कि चक्रवात जो होते हैं हमेशा महाद्वीपों के, जो भारतीय महाद्वीप है, महाद्वीपों के पूर्वी तट में उत्पन्न होते हैं, हमेशा पूर्वी तट में उत्पन्न होते हैं। ये फैक्ट है दोस्तों, इनको याद रखना। तीसरी बात है कोरियोलिस बल का मान, कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए, कोरियोलिस बल का मान। अब ये कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल का मान 0 से क्या होना चाहिए? 0 से अधिक होना चाहिए। दोस्तों समझ में आ रहा है? कोरियोलिस बल का मान कितना होना चाहिए? 0 से अधिक होना चाहिए। तो अब आप यहां पर समझिए, देखिए कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होता है? जैसे मान लीजिए कि ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। अब इस तरह से पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, इस तरफ से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना। तो पृथ्वी देखिए, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसके पास देखेंगे ना पृथ्वी, जैसे मान लीजिए कि हम एक फुटबॉल लें, उसको अंगुली में रख करके चारों तरफ घुमाएं, ठीक है। तो जिस अंगुली में रखी है ना, यहाँ वाला क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये फुटबॉल है, इसको रख करके घुमा रहे हैं, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये बार बार इस अंगुली का चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये जो दूर वाला क्षेत्र है ये काफी देर में आता है, काफी देर में। जैसे कोई छत में पंखा चल रहा है ना, ऊपर सीलिंग फैन पंखा चल रहा है, तो पंखा की पंखुड़ियां हम गिन सकते हैं अगर धीमी गति से चल रहा है, अगर सपोज दैट
लेकिन पंखे का जो बीच वाला क्षेत्र होता है ना, इतना वो बहुत तीव्र गति से घूमेगा, उस पर हमारी नजर नहीं टिकेगी। अगर मध्यम गति से चल रहा है तो हम पंखुड़ियां गिन सकते हैं, लेकिन उस बीच वाले क्षेत्र को नहीं गिन सकते हैं। इसलिए पृथ्वी का ये जो क्षेत्र होता है इसका व्यास ज्यादा है, इस कारण से ये थोड़ा सा एक बार में कम चक्कर लगा पाता है, मतलब धीमे गति से चक्कर लगाता है, लेकिन इस क्षेत्र में घूर्णन ज्यादा होता है। इस कारण से क्या होता है दोस्तों, जो ये तीव्र गति से पृथ्वी तो अपने हिसाब से घूम रही है, लेकिन ये क्षेत्र जो दोस्तों होता है ना, ये पूरा इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार में ऐसे घूम के आया, फिर एक बार में ऐसे घूम के आया। लेकिन दोस्तों जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है ना पतला, ये बार बार राउंड कर जाता है, यहाँ पर नजर नहीं टिक पाएगी। तो इस कारण से यहाँ पर जहां पर नजर नहीं टिक पाएगी, जो भाग तीव्र गति से चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र होता है। और यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल का मान कहाँ होगा, ध्रुवों के पास, दूर वाले इलाकों में। और जैसे ही विषुवत रेखा के मध्य में आते जाएंगे, वैसे ही कोरियोलिस बल का मान एकदम घटता चला जाएगा। और विषुवत रेखा के पास जहां पर 0 डिग्री है दोस्तों, यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान एकदम शून्य होता है। इसलिए दोस्तों चक्रवात की शर्त क्या उत्पन्न होने की, कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से अधिक। तो विषुवत रेखा के पास तो कोरियोलिस बल रहता है, 0 रहता है, तो इस कारण से विषुवत रेखा के बिल्कुल पास में उत्पन्न नहीं होते हैं चक्रवात। विषुवत रेखा से 8 या 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। ठीक, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। हम आपको दिखवा दें यहाँ पर मैप के साथ में, देखिए मैप है अपने पास, कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा है। ये है देखो मैप, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसको देखिए इस तरह से, देखिए ये है हमारा भारत, ठीक दिख रहा है, ये है हमारा भारत। ये है दोस्तों 0 डिग्री, ये है ये जो बीच से मुड़ा है ना इस तरह से, ये जा रहा है ये नीचे, ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और भारत के यहां से गुजरात से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, और ये नीचे से गुजर रही है आपकी मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, इस तरह से ये पूरा क्षेत्र होता है। तो दोस्तों विषुवत रेखा के पास में तो क्या होता है, कोरियोलिस बल का मान 0 रहता है। तो विषुवत रेखा के पास में बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते हैं चक्रवात, विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ उत्पन्न होते हैं चक्रवात। ठीक, विषुवत रेखा से 8 या 10 डिग्री अक्षांश की दूरी पर। तो देखिए ये यहाँ पर अक्षांश देख सकते हैं आप, यहाँ पर 8 से 10-15 डिग्री अक्षांशों के आसपास पड़ता है यह बंगाल की खाड़ी। ठीक है, 15 डिग्री अक्षांश के आसपास आता है बंगाल की खाड़ी आपका। ठीक, तो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मतलब चक्रवात उत्पन्न होने के लिए जरूरी है कि कोरियोलिस बल का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 से अधिक हो, तभी दोस्तों चक्रवात उत्पन्न हो पाएंगे। और ये शर्तें हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए। बात समझ में आई इतनी? अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात क्या है आपके लिए, कि जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं ना दोस्तों, वो स्थलीय भागों में प्रवेश करने पर समाप्त हो जाते हैं। स्थलीय भागों में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो समाप्त हो जाते हैं। चौथी शर्त है कि चक्रवात स्थलीय भागों में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाते हैं। पांचवी शर्त क्या है, पांचवी चक्रवात की विशेषता है कि जैसे ही चक्रवात किसी जेट स्ट्रीम के नीचे आ जाते हैं ना, जेट स्ट्रीम पवनों के नीचे आ जाते हैं यदि चक्रवात, जैसे चक्रवात यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर, और यदि ऊपर जेट स्ट्रीम आ जाए तो चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये 5 शर्त याद रखना आप। चक्रवात की विशेषताएं, 5 विशेषताएं। 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक होना चाहिए। चक्रवात हमेशा महाद्वीपों की पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हैं, जैसे यहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर अरब सागर है ना, तो यहाँ पर कोई दूसरा देश है, ठीक, तो इस देश के पूर्वी तट में उत्पन्न हो रहा है चक्रवात, तो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होगा तो इधर की ओर नहीं आएगा, इधर की ओर आएगा। लेकिन कभी कभार यहाँ पर तापमान अधिक है, इस कारण से चक्रवात यहाँ भी चल देती हैं। ठीक, लेकिन चक्रवात की स्वाभाविक प्रकृति क्या है कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हैं और पश्चिम की ओर गतिशील उत्पन्न होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई चक्रवात होगा तो इधर की ओर चलेगा, ना कि इधर की ओर। ठीक है, चक्रवात की विशेषता ही होती है। कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। और क्या है, जो चक्रवात होते हैं वो हमेशा जेट स्ट्रीम के नीचे आते ही समाप्त हो जाते हैं। ये चक्रवातों की विशेषताएं हैं।
अब देखिए चक्रवात के बारे में हम कुछ स्पेशल आपको फैक्ट दे रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको आप चाहें तो लिख भी लें, यहाँ पर हम कुछ चीजें विशेषताएं लिख देंगे कि चक्रवात किस वजह से उत्पन्न होती हैं, चक्रवात का क्षेत्रफल कितना होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, ठीक है, और इसका व्यास कितना होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसका दाबांतर कितना होता है, क्योंकि दोस्तों दाब में अंतर होना बहुत जरूरी है। यदि दाबांतर नहीं होगा, जैसे देखिए यहाँ पर कम दाब है, लो प्रेशर है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, मतलब दाब में जितना ज्यादा अंतर हो जाएगा ना, यहाँ पर जितना कम होगा यहाँ पर जितना ज्यादा, तो उतना ही भयानक चक्रवात आएगा। मतलब दाबांतर अगर अधिक रहेगा ना तो चक्रवात उतनी ही तीव्र गति से आएगा। तो चक्रवात की कुछ विशेषता है, पहली तो यह देखिए कि ऊंचाई यदि इनकी देखें ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, तो 10 से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है, मतलब काफी ऊंचाई में रहते हैं ये चक्रवात। आपने गांव में देखा है ना, जो हवा का एक बवंडर आता है ना, तो चारों तरफ हवाएं गोल गोल घूमती हैं, ऊपर तक ले जाती हैं उड़ा करके, ठीक। इसी तरह से चक्रवात काफी ऊंचाई तक चलते हैं ये, ठीक है। चक्रवात का क्षेत्रफल क्या होता है आखिर, तो देखिए इनका क्षेत्रफल हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक होता है, ठीक, इनका क्षेत्रफल। और चक्रवात का व्यास कितना होता है, अभी हमने व्यास यहाँ पर लिखा था, ये चक्रवात का व्यास होता है 500 से 600 किलोमीटर तक, ठीक है, 500 से 600 किलोमीटर तक। और चक्रवात की जो आंख है, जहां पर शांत क्षेत्र जो कहलाता है, आंख का व्यास कितना होता है 25 से 30 किलोमीटर। चक्रवात की आंख दोस्तों हमेशा एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि एकदम शांत क्षेत्र होता है, यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता चक्रवात की आंख के ऊपर। लेकिन जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, इसमें मौसम का पूर्वानुमान संभव नहीं है, मौसम का पूर्वानुमान आप नहीं कर सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, ठीक। दूसरी बात, जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, ये किस वजह से उत्पन्न होता है, तो देखिए ये होता है संवहनीय तरंगों के कारण, संवहनीय धाराओं के कारण उत्पन्न होता है। संवहनीय धारा मतलब वही कि जो हवाएं चलती हैं और ऊपर उड़ जाती हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर बना के बताया था ना, इस तरह से हवा गई, इस तरफ से यहाँ से हवा आई, इस तरफ से हवा यहाँ से आई, इस तरफ से हवा आई, तो ये जो धाराएं चल रही हैं इसको बोलते हैं संवहनीय तरंग है, ठीक है। तो संवहनीय तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं, और इसके अलावा व्यापारिक पवनों के कारण भी उत्पन्न होते हैं, व्यापारिक ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होते हैं, और संवहनीय तरंगें इनको बोलते हैं, व्यापारिक पवन जो चलती हैं आपकी, व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ बातें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉपिक के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। ये आपका है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी यदि कुछ छूट गया है मेरे हिसाब से तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अब कुछ नहीं बचा है। इसका आकार यदि कोई आपसे पूछे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आकार कितना होता है, क्या होता है, तो ओ आकार का होता है। ये चक्रवात किस आकार का होता है, ओ आकार का। और इसके अलावा इसका दाबांतर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कितना होता है, 80 से 120 मिलीबार। दाब को मिलीबार भी मापते हैं ना, तो इसका दाबांतर होता है 80 से 120 मिलीबार तक इसका दाबांतर होता है। तो इतनी बातें दोस्तों आप याद रखना, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।